आज के इस कक्षा में हम गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट देख लिया था बेलगांव में 1924 का जो गांधी जी है, एकमात्र कांग्रेस का सम्मेलन है बेलगाम सम्मेलन 1924 का, जिसकी गांधी जी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये मित्रों, एक तो अपने को सीधा सा ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये 2 चरणों में चला है। कितने चरणों में चला है? ये 2 चरणों में चलता है। पहले इसकी स्टार्टिंग रहती है, वो 1930 में होती है और 1931 तक चलता है। बीच में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको दिल्ली समझौता कहते हैं, अपने देखेंगे। उसके कारण वो स्थगित होता है और फिर दोबारा वो 1932 में स्टार्ट होता है और 1934 तक चलता है। यानी कुल मिला के इसके 2 चरण रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्यों प्रारंभ होता है और इसकी गांधी जी को अनुमति है, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिलती हैं और इसके अंतिम रूप से पुष्टि की गांधी जी के नेतृत्व में होगा, ये कहाँ होती है, कार्य समिति की बैठक। इन सभी की चर्चा अपने इस बात में करेंगे। यहां अपने को एक तो ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में होता है। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी अनुमति मिली। पहला तो ये सविनय अवज्ञा का क्या मतलब है साथियों? अनुमति मिली, ये अपने को ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य ये है कि विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक क्या करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। ये था सविनय अवज्ञा, है ना। इसकी अनुमति मिली। दूसरा हम देखें तो यहां क्या है कि ये जो अधिवेशन है, ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। कांग्रेस कार्य समिति की साबरमती आश्रम में बैठक हुई और इस बैठक हुई वह इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान की गई, या ऐसे नहीं कहेंगे हम। गांधी अनुमति तो पहले हो ही गई है कांग्रेस में, हम इसको ये कह देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गांधी जी को सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने के लिए अधिकृत किया गया। क्या किया गया? अधिकृत, कि इन्हें अधिकार दिया गया कि आप चलाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन्हें अधिकृत किया गया, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है साथियों। इसके बाद में क्या था कि यहां अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि 11 सूत्री मांग पत्र, क्या है? 11 सूत्री
मांग पत्र, ये 11 सूत्री मांग पत्र था। ये क्या था? अब देखिए, गांधी जी हैं, जैसे लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 का, इस अधिवेशन में क्या करते हैं कि एक ये मिल जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस है वो प्रारंभ करेगी। और यहां क्या है कि गांधी जी एक 11 सूत्री 11 मांगे लिखकर, और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनको प्रस्तुत करते हैं कि इन 11 मांगों पर विचार किया जाए, इन पे काम किया जाए, ये मांगे मानी जाए। अब देखिए, ये 11 मांगे मानी जाए, और यहां क्या है कि ये जो 11 मांगे हैं, 11 सूत्री मांग पत्र है, गांधी जी ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? गांधी जी ने प्रस्तुत किया। नंबर 1 बात। नंबर 2, लॉर्ड इरविन जो इस समय हमारे क्या थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, गांधी जी जब प्रस्तुत करते हैं तो गांधी जी ने क्या किया, प्रस्तुत किया, वह इसकी अंतिम तिथि, यानी मांगे माने जाने की अंतिम तिथि क्या रखी? अंतिम तिथि 31 जनवरी 1930 रखी। अब यहां देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, कहां हो रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें अनुमति मिल गई। अब गांधी जी 11 मांगे प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं इरविन को कि 31 जनवरी 1930 पर इन पे कार्य किया जाए, पर इरविन इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं देते साथियों। फिर क्या होता है, ध्यान नहीं देते तो गांधी जी कहते हैं, इसके बाद गांधी जी ने कहा था कि जब ध्यान नहीं दिया तो इसके बाद गांधी जी ने कहा था कि, क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी। क्या मांगा? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी। बदले में मुझे पत्थर मिला। बदले में मुझे क्या मिला? पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब ये गांधी जी कहते हैं, और इसी के साथ आंदोलन है ये स्टार्ट हो जाता है। इस आंदोलन का जो प्रारंभ है ये कब होता है साथियों? आंदोलन का प्रारंभ है, ये होता है ये आंदोलन दांडी मार्च से स्टार्ट होता है। कहां से होता है? दांडी मार्च। अब देखिए, अपने को ध्यान रखना है कि दांडी मार्च पे क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को पता रहता है कि दांडी मार्च क्या है। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। अब देखिए, गांधी जी क्या है कि एक तो लाहौर अधिवेशन में इनको अनुमति मिल गई, बाद में
साबरमती आश्रम में बैठक की गई, उसमें इनको अधिकृत किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाओ। इन्होंने 11 सूत्री मांग पत्र पहले प्रस्तुत कर दिया था और इसकी 31 जनवरी डेट दे दी थी, पर जब लॉर्ड इरविन ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, जब लॉर्ड इरविन इस पे ध्यान नहीं देते तो गांधी जी कार्यसमिति की बैठक बुलाते हैं और इसमें गांधी जी को अधिकृत किया जाता है और गांधी जी दांडी मार्च की घोषणा करते हैं। अब देखिए दांडी मार्च है, इस दांडी मार्च पर एक तो हमें इसकी डेट ध्यान रखनी है, कब से कब हुआ है। ये 12 मार्च को प्रारंभ हुआ है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक का इसका काल है। ये दांडी मार्च प्रारंभ कहां से होता है। अब देखिए दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि दांडी मार्च का प्रारंभ, अब दांडी मार्च का जो प्रारंभ है, इस प्रारंभ पर दो तरह की बातें आपको मिल सकती है देखने को। एक तो क्या कि डेट, तो दांडी मार्च का जो प्रारंभ है ये होता है 12 मार्च को। कब होता है? 12 मार्च 1930 को। और दूसरा हो सकता है स्थान, तो कहां से होता है? तो ये साबरमती आश्रम से होता है, साबरमती आश्रम से, आश्रम से। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? इसके नेतृत्व करता है, ये हम सभी को पता रहता है मित्रों, कौन है? इसके दांडी मार्च की नेतृत्व करता है गांधी जी। गांधी जी इसके नेतृत्व करता है, पर यहां ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के साथ उनके अनुयायी हैं, ये संख्या भी पूछी जाती है। गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 78, 78 अनुयायी थे। और इनमें अपने को ध्यान रखना है कि 78 जो कुल अनुयायी हैं, इनमें सर्वाधिक गुजरात के थे, सर्वाधिक 31 गुजराती थे, गुजराती थे, ये अपने को ध्यान रखना है। जो 78 हैं, इन 78 में सबसे ज्यादा क्या थे? सबसे ज्यादा 31 थे, और वो 31 क्या थे? गुजराती थे। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है साथियों, अब देखो दांडी मार्च का प्रारंभ है 12 मार्च 1930 को होता है, साबरमती आश्रम से होता है। इसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी हैं और अनुयायी 78 है, जिनमें सबसे अधिक क्या है? जिनमें सबसे अधिक क्या थे? गुजरात से थे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये साबरमती आश्रम से जब गांधी जी निकलते हैं, तो गांधी जी ने यहां साबरमती आश्रम छोड़ते समय गांधी जी ने प्रतिज्ञा की, गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी। गांधी जी क्या प्रतिज्ञा करते हैं? प्रतिज्ञा की, और गांधी जी क्या प्रतिज्ञा करते हैं? गांधी जी करते हैं कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता, स्वराज्य नहीं मिल जाता, मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा, मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। ये प्रतिज्ञा कौन करते हैं? ये प्रतिज्ञा करते हैं गांधी जी, और साथियों ये प्रतिज्ञा ये पूर्ण भी करते हैं गांधी जी। इसके बाद स्वराज प्राप्ति यानी आजादी तक क्या है, यहाँ साबरमती आश्रम है, वो लौटते नहीं है। क्या है? लौटते नहीं है। अब देखिए ये प्रारंभ इन्होंने कर दिया। ये लगभग क्या है? दांडी मार्च की दूरी है। इसमें सबसे पहले एक नाम मैं और लिख देता हूं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस है। ये सुभाष चंद्र बोस क्या है? ये गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना इन्होंने दांडी मार्च की तुलना दो चीजों से की है। दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने दांडी मार्च की तुलना किससे की है?
इन्होंने दांडी मार्च की तुलना, एक तो क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का शासक था, हम सभी को पता रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा द्वीप से, एल्बा द्वीप भूमध्य सागर में था, यहां इनको निर्वासित कर दिया गया था। एल्बा द्वीप से पेरिस यात्रा, पेरिस मार्च कह दे, मार्च से, एक तो क्या है नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा द्वीप से पेरिस मार्च से तुलना करते हैं, और दूसरा इटली के थे, ये कहां के थे, ये फ्रांस के थे, और दूसरा क्या था, इटली के थे मुसोलिनी, मुसोलिनी की, मुसोलिनी की क्या है रोम, मुसोलिनी के करे कि मुसोलिनी की रोम मार्च से, मुसोलिनी की रोम मार्च से इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, तुलना की है। मुसोलिनी भी रोम आकर क्या करता है, शासन पर अधिकार करता है, और नेपोलियन बोनापार्ट एल्बा द्वीप पर आके, एल्बा द्वीप से पेरिस आकर पुणे शासन पर अधिकार करता है। ये डिटेल है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, तो इसे अपने को ज्यादा नहीं लेना है, पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुसोलिनी कहाँ का है, इटली का है, ये इटली का था। इससे ये सुभाष चंद्र बोस है, ये दांडी मार्च की तुलना करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ये सी राजगोपालचारी है, ये क्या करते हैं साथियों, ये जब गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी तट की यात्रा करते हैं गुजरात में, तो ये इसी उपलक्ष्य में, यानी इनको सहयोग देने के लिए बहुत सी यात्राएं होती हैं। इनमें सबसे प्रमुख इनकी है कि ये क्या करते हैं, त्रिचन्नापल्ली से, त्रिचन्नापल्ली से कहां पर, तंजौर तट, तंजौर तट पर क्या बना हुआ था, तंजौर तट पर वेदारण्यम आश्रम तक यात्रा की, यात्रा की, ये यात्रा किसने की है, ये सी राजगोपालचारी करते हैं मित्रों। कौन करते हैं, सी राजगोपालचारी इस यात्रा को करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति, इसके बाद में देखिए साबरमती आश्रम दांडी मार्च, दांडी मार्च में हमने देखो पहले थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि दांडी मार्च में हम क्या देख रहे हैं कि प्रारंभ, प्रारंभ में दो चीजें देखी, और फिर नेतृत्वकर्ता अनुयायी सर्वाधिक कहां से थे, और गांधी जी ने क्या प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा क्या की है इस टाइम में। इसके बाद में दो व्यक्ति हैं जो दांडी मार्च से इनकी तुलना की जाती है, कहां कैसे रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, जिसकी हम मेन बात करते हैं, सविनय, ये दांडी मार्च से ही होता है प्रारंभ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ अगर हमसे पूछे ना, अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है, ये गांधी जी का कैसे होता है आंदोलन का प्रारंभ। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे नहीं गए हैं अभी, पर अपने से ये पूछा जाए कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, तो हम कहेंगे क्या कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। और अगर यहां ही हमसे क्या पूछे, यही हमसे ये पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ, तो ये मित्रों अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है वो दांडी मार्च के समाप्त होने से होता है।
क्योंकि दांडी मार्च किस लिए किया जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जैसे ही दांडी मार्च पे पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वो मुट्ठी में नमक उठाकर, ये हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया था कि इन्होंने नमक कानून कैसे तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि सांकेतिक रूप से मुट्ठी में नमक उठाया है, बस ऐसे ही नमक कानून तोड़ा है। वहां ऐसे ही कोई नहीं है कि उन्होंने कोई आश्वन विधि से नमक बनाया हो, ऐसी स्थिति नहीं थी। ठीक है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है यह 6 अप्रैल 1930 को हुआ। क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। यहां मैं लिख ही देता हूं, चलो। अर्थात दांडी मार्च की संपन्न होने पर क्या होता है? होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। ये अपने ध्यान रख लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां क्या है, इस आंदोलन का प्रारंभ, इस आंदोलन का जो प्रारंभ है ये गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर किया। इस आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर किया। नमक कानून तोड़कर किया, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि नमक कानून कैसे तोड़ा। गांधी जी ने ये कैसे तोड़ा, ये स्कूल व्याख्याता इतिहास जो सेकंड पेपर है उसमें क्वेश्चन आया था। गांधी जी ने मुट्ठी में सांकेतिक रूप से नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। कानून तोड़ा। देखिए यहां एक चीज ध्यान रखना है कि नमक कानून पर विशेष क्यों फोकस किया। अब इस समय क्या है कि अंग्रेजों ने कह दिया कि सरकार के अलावा कोई भी नमक नहीं बना सकता, जबकि यहां क्या है कि लगभग एक मन में कितने होते हैं? 40 किलो। एक मन नमक है, उसको बनाने में उस खर्चा कितना आता था? उसके लिए मात्र 10 पैसे। कितना आता था? 10 पैसे आता था। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने यह किया कि कोई भी नमक नहीं बना सकता सरकार के अलावा। एक मन यानी 40 किलो पर नमक प्राप्त करने में 10 पैसे खर्च आता था, और अंग्रेजी सरकार ने जिसकी लागत थी 10 पैसे एक मन की यानी 40 किलो की, उस पर 20 आना कर लगा दिया। 20 आना कर का मतलब 1 रुपया 25 पैसे कर लगा दिया। और 10 पैसे में जो जिसका मूल्य 10 पैसे है उससे क्या है, बहुत ज्यादा गुना यानी 12.5 गुना कर लगा देना, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं था। और अब इन्होंने कहा कि हम क्या है कि हम खुद नमक बनाएंगे, और इसलिए क्या है कि इन्होंने कहा कि सरकार नहीं, हम भी बनाएंगे, और इन्होंने नमक सांकेतिक रूप से उठाकर इसको आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है साथियों, अब देखिए आंदोलन का प्रारंभ हो गया है। अब यहां अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें महिलाओं ने व्यापक स्तर पर या कह दें बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर भाग लिया। वे शराब की दुकानों पर धरने दिए। अब देखिए यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना मित्रों, वो ये पूछा जाता है कि यहां महिलाओं ने व्यापक स्तर पे भाग लिया है
और शराब की दुकानों पर क्या है, धरने दिए। ये इस आंदोलन के उद्देश्यों में सम्मिलित था कि शराबबंदी की जाए, नशाबंदी की जाए पूर्णतः, ठीक है। और यहाँ महिलाओं को भी क्या है, बढ़ चढ़ के भाग लिया है। पर यहाँ क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है कि भारत में पहली बार महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया था, और ऐसा कौन सा उद्देश्य था जो उस आंदोलन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, फिर भी मुख्य तौर पर किया गया। तो यहां अपने को यह ध्यान रख लेना है साथियों, मैं नोट करके लिख देता हूं, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। ये कि असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन जो पहले हम देख चुके हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाएं सार्वजनिक रूप से सड़कों पे आई, सार्वजनिक रूप से सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आई। ये अपने को ध्यान रख लेना है। बात एक। बात दो क्या है कि सार्वजनिक रूप से सड़कों पर ये आई है। तो यहां क्या है कि इसके साथ ही अपने को क्या ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन में, इस आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना देना इसके उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, फिर भी धरने दिए गए। फिर भी किसके द्वारा धरने दिए गए? फिर भी महिलाओं के द्वारा धरने दिए गए। ये अपने को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ और इसमें महिलाओं का व्यापक स्तर पे भाग लेना। इसके बाद में साथियों और क्या होता है, और देखिए यहां सेनाएं गठित होती हैं लड़कों के लिए। लड़कों के लिए इस आंदोलन के दौरान कौन सी सेना गठित हुई है, और लड़कियों के लिए कौन सी गठित हुई है? लड़कियों के लिए तो ये अपने को इसलिए अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लड़कों के लिए वानर सेना का गठन किया गया, वानर सेना, और लड़कियों के लिए मंजरी सेना, मंजरी सेना का गठन है, ये हुआ है, ठीक है साथियों। इसके बाद में क्या होता है साथियों कि यहां अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है खुदाई खिदमतगार संगठन। खुदाई खिदमतगार संगठन है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान। और ये स्थापित कब होता है? 1929 में होता है, ठीक है। हालांकि पर ये ध्यान रखेंगे कि इस संगठन, इसे क्या कहा जाता है, इसका उपनाम क्या था? संगठन का उपनाम था लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कमीज थे, ये इस दल के सभी लोग लाल रंग की कमीज पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती दल कहते हैं। और इसका कार्यक्षेत्र क्या था? इसका कार्यक्षेत्र था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी
पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसको सिंध बलूचिस्तान अब बोलते हैं पाकिस्तान में, वो वाला क्षेत्र। और इस संगठन ने क्या किया, अपने को ये ध्यान रखना है कि इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक रानी गांडिल्यू पूछी जाती है, गांडिल्यू, तो उसको आपने ध्यान रखेंगे। रानी कौन थी, रानी गांडिल्यू, रानी गांडिल्यू है, ये कौन थी, ये 13 वर्षीय नागा आदिवासी बालिका थी, नागा आदिवासी बालिका थी, आदिवासी बालिका थी। एक तो अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह नागालैंड में गिरफ्तार हुई, नागालैंड में गिरफ्तार हुई, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये गिरफ्तार हुई है। साथ में अपने को क्या ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने ये गांडिल्यू नहीं थी, अपने को ध्यान रखना है, नेहरू ने इसे रानी की उपाधि प्रदान की, उपाधि क्या की, प्रदान की। ये क्वेश्चन है, रानी की उपाधि किसने दी, ये पूछा गया है साथियों। तो इसको अपने गौर करेंगे कि इन्हें रानी की उपाधि है वो कौन देता है। तो रानी की उपाधि इन्हें दी गई। यहाँ गिरफ्तार हुई है आदिवासी बालिका है, नागा बालिका, 13 वर्षीय बालिका है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे और देखें तो और इस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होते हैं साथियों, इसी के दौरान गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं हम सभी को पता है, 3 है, पर हमें केवल गांधी जी का कनेक्शन ध्यान रखना है क्योंकि हमारा सिलेबस गांधी जी है। ठीक है, तो अब क्या है कि पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका है 1931 में, और ये भारतीयों की समस्याओं पर चर्चा के लिए था। पर भारतीयों में प्रमुख जो पार्टी थी, भारत का नेतृत्व करने वाला अगर प्रमुख दल था तो वो था कांग्रेस, और कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। जब कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया तो क्या है कि यहां अपने को ध्यान रखना है कि कांग्रेस भाग नहीं लेती है, तो यहां हमारे वायसराय थे कौन, लॉर्ड इरविन पर दबाव पड़ता है कि आप कैसे न कैसे गांधी जी को मनाकर लाए। और गांधी जी को मनाकर किस लिए लाएं, कि गांधी जी को मनाकर लाएं ताकि हम बातचीत करें। किसकी बातचीत करें, हम बातचीत करें कि ये जो भारत की समस्या है उन पे चर्चा करें, क्योंकि गांधी जी के बिना या कांग्रेस के बिना ये अधूरा है। तो ये दबाव पड़ा तो उन्होंने समझौता का प्रयास किया, और समझौते के लिए इन्होंने क्या किया, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर का सहयोग लिया। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों से गांधी जी और तत्कालीन वायसराय हमारे थे कौन, लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और गांधी इरविन पैक्ट के तहत ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया, सॉरी, स्थगित कर दिया गया। क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया। और स्थगित करने के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं।
पर वो असफल होता है, फिर वापस लौटते हैं, फिर वापस प्रारंभ करते हैं, पर फिर गति नहीं पकड़ पाता। इन सारी चीजों की हम चर्चा करते हैं। पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में एक चंद्र सिंह बिरकाली के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी थी और इसको आम जनता पर क्या है, गोलीबारी का आदेश दिया गया था। पर चंद्र सिंह बिरकाली ने के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने आम जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने ये ध्यान रखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान पेशावर में चंद्र सिंह बिरकाली पेशावर में चंद्र सिंह बिरकाली के नेतृत्व वाली सैनिक टुकड़ी ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे क्या है साथियों कि गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? ये होता है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को होता है साथी। अब एक तो ये ध्यान रखेंगे, इसे यानी इस पैक्ट को, गांधी इरविन पैक्ट को, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। भी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये अपने ध्यान रखेंगे एक बात। दूसरा क्या है कि यह किसके प्रयासों से हुआ? यह कौन कौन व्यक्ति हैं? एक M.R. जेकर है, M.R. जेकर, और दूसरी प्रसिद्ध वकील थे वह तेज बहादुर स्प्रू। तेज बहादुर स्प्रू के प्रयासों से हुआ। किसके बीच में हुआ? नाम से ही पता चल रहा है कि तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ। यह गांधी जी वह लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। कहां पे हुआ? दिल्ली समझौता के मध्य दिल्ली में हुआ। दिल्ली समझौता इसलिए कहा जाता है इसको, दिल्ली में हुआ। और यहां अपने को और ध्यान रखना है कि इस समझौते का प्रस्ताव, इस समझौते का प्रारूप कह दें, इस समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया है? इस समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, यहां ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सी बातें थी, पर हमारे लिए क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट है, इस पैक्ट में मोटी बात क्या हुई?
मोटी ये हुई कि गांधी जी ने बहुत सी शर्तें रखी। उनमें एक शर्त ये थी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। इन्होंने मान लिया और इनकी केवल एक ही शर्त थी कि आप आंदोलन को स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो कांग्रेस ने क्या है कि इसके तहत इस समझौते के तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। एक बात। दूसरा क्या हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन स्थगित कर दिया तथा गांधी जी ने क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया है। तथा क्या हुआ कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। अब देखिए मित्रों, एक चीज ध्यान रखेंगे यहां, वो ये है कि गांधी जी पर एक आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को नहीं बचाया। वास्तव में ये फैक्ट है कि गांधी इरविन जब समझौता हो रहा था, तब क्या है कि अंग्रेज सारी बातें हमारी मान रहे थे। क्या कर रहे थे? अंग्रेज हमारी सारी बातें मान रहे थे। और अगर गांधी जी यहां क्या करते, गांधी जी यहां कहते कि इन व्यक्तियों को रिहा किया जाए, तो हो सकता था कि दबाव में आई हुई क्या करती सरकार, यहां इनको रिहा कर देती। पर इन्होंने आनन फानन में क्या किया, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भी ये भाग लेने के लिए गए हुए हैं, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए हैं, तो आनन फानन में क्या किया कि 5 मार्च को जब समझौता हुआ, तुरंत जल्दी में इन तीनों को क्या है फांसी की सजा दे दी 23 मार्च को ही। और गांधी जी ने अपने इसमें वहां उनका कोई भी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि यहाँ राजनीतिक कैदियों का उल्लेख किया गया था मोटे तौर पर यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों कि राजनीतिक कैदियों का बात की गई है मोटे तौर पर यहाँ क्या कि राजनीतिक कैदियों की बात के साथ साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ अगर वो कहते थे कि उन्होंने हिंसा की है, गांधी जी का ये था कि हिंसा करके जो कैद में गए हैं, जेल में गए हैं, उनके लिए मैं वकालत नहीं करूंगा। और अगर यहाँ ये कहा जाता कि सभी को रिहा किया जाए, तो हो सकता था, संभव हो सकता था किया जाता है। ये गांधी जी पे आरोप लगता है। इसके बाद में हम क्या है कि गांधी जी से संबंधित केवल तथ्य देख रहे हैं, क्योंकि वही क्या है कि पूछे जाएंगे, हमारे टॉपिक हुए हैं, तो वहीं हम चलते हैं। तो यहाँ क्या है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित होता है? ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित होता है। अब देखिए मित्रों, इस सम्मेलन में क्या होता है, इस सम्मेलन के बारे में हमारे तथ्य कि यहां एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कौन भाग लेते हैं?
सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया, ये अपने को ध्यान रखना है एक बात। और ये एकमात्र सम्मेलन था जिसमें एकमात्र प्रतिनिधि, एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि, एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी, गांधी जी ने भाग लिया। अब देखिए यहां एक चीज विशेष बात ध्यान रखनी है, थोड़ी सी विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि गांधी जी अक्सर क्या करते थे, बकरी का दूध पीते थे। क्या करते थे? गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। यहां अपने को ये एक वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ी मैं बता देता हूं कि गांधी जी है ये गए हैं प्रतिनिधि के तौर पर, कांग्रेस में गए हैं। इनके साथ महादेव देसाई व प्यारेलाल ये गांधी जी के साथ गए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए, साथ गए। एक बात। दूसरा, गांधी जी जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं तो एक बकरी साथ में ले जाते हैं। एक क्या लेके गए? बकरी साथ लेकर गए। अब ये जहाज पे जाते हैं, कौन से जहाज पे जाते हैं? ये SS राजपुताना जहाज पर गए। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन कहां होते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। कहां होते हैं गोलमेज सम्मेलन? लंदन में हुए, हम सभी को पता है। SS राजपुताना जहाज पर गए, ठीक है। साथ में जहाज पे गए तब बकरी ले गए। और यहां अपने को ध्यान रख लेना है कि चर्चिल है, अभी अपने बात करेंगे कि चर्चिल गांधी जी को क्या है, देशद्रोही फकीर कहा गया है और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया है। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, उसकी भी बात करेंगे। पर यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि बकरी जब साथ लेके गए तो यह क्या है कि चर्चिल है, ये चर्चिल जो इस समय के विपक्ष के नेता थे। चर्चिल क्या कहते हैं? चर्चिल कहते हैं कि इस जो गोलमेज सम्मेलन है इससे कोई फायदा नुकसान हुआ हो नहीं हुआ हो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि इस व्यक्ति ने, यानी देशद्रोही फकीर चर्चिल ने कहा था गांधी जी को, इस व्यक्ति ने बकरी के दूध के दाम बढ़ा दिए। क्या कहा कि इस व्यक्ति ने, यानी गांधी जी ने, इस व्यक्ति ने बकरी के दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कौन कहते हैं? चर्चिल कहते हैं। और चर्चिल ही क्या कहते हैं? गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहते हैं। अपने अभी देखेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। अब देखिए और क्या है कि गांधी जी यहां से गए हैं और वहां से जाकर वो कहे कि जब यहां जॉर्ज पंचम यहां के सम्राट थे। जॉर्ज पंचम कौन है? सम्राट कहां के? इंग्लैंड के। से 19 नवंबर 1931 को मुलाकात की। अब देखिए साथियों, यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि जॉर्ज पंचम से ये मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात इनकी जो करवाते हैं गांधी जी की, वो करवाते हैं इस समय हमारे भारत सचिव थे। भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव थे सैमुअल होर। सैमुअल होर ने ये मुलाकात करवाई है 19 नवंबर 1931 को। और ये जो जॉर्ज पंचम है, ये सबसे पहले गांधी जी से यही पूछते हैं कि जब
मेरा बेटा आया था, ऐसे ही आंदोलन चल रहा था 1921 में, तब इनका बेटा है प्रिंस ऑफ वेल्स, वो क्या है कि के दौरे पे आया था कि जब मेरा बेटा भारत गया था तब आपने उसका विरोध क्यों किया। तब गांधी जी कहते हैं कि श्रीमान, मैंने आपको आपके बेटे के तौर पर उनका विरोध नहीं किया था, मैंने उनका विरोध एक ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के तौर पर किया था, क्योंकि वो ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के तौर पर वहां गए थे। यानी मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से उनका विरोध नहीं किया था, मैंने केवल उनका एक जो आपका ताज का प्रतिनिधि था, एक सार्वजनिक व्यक्तित्व था, उस दृष्टि से उनका क्या किया था, विरोध किया था। अब देखिए यहां और बातें मैं बताता हूं आपको जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब क्या कि गांधी जी यहां जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं, गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता है, गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता, ये अध्यक्षता किसने की है? ये अध्यक्षता की है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। रेमजे मैकडोनाल्ड ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, और रेमजे मैकडोनाल्ड है, ये क्या है, इंग्लैंड के इस समय प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये है। इसके साथ में ये स्थान कहां पे होता है, यानी स्थान है सेंट जेम्स पैलेस। कौन सा? सेंट जेम्स पैलेस है, और ये सेंट जेम्स पैलेस है कहां पर? लंदन में, यहां पर ये सम्मेलन होता है। ठीक है, अध्यक्षता ये करते हैं। इस समय भारत सचिव जो सम्राट से मिलाते हैं, उनका नाम हमने लिया था। भारत सचिव कौन थे इस समय? भारत सचिव थे, ये थे सैमुअल होर। कौन थे? सैमुअल होर। ठीक है, और सैमुअल होर भारत सचिव है, यही सम्राट से उनको मिलाते हैं। यहां अपने को ध्यान रखना है कि गांधी जी को किसने क्या कहा है? तो चर्चिल है। चर्चिल जो क्या थे, इस समय विपक्ष के नेता थे। चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा? चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। देशद्रोही फकीर है, ये गांधी जी को कहते हैं। कौन? चर्चिल। इसके बाद में साथ में अपने को ध्यान रखना है, एक पत्रकार और यहाँ के नागरिक थे फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस है, ये क्या है कि देखिए जब सम्राट से मुलाकात करते हैं तो वर्गिंघम पैलेस में करते हैं, वर्गिंघम पैलेस, और वहां जब मुलाकात होती है तो ये उस महल की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं। तब फ्रैंक मॉरिस कहते हैं कि एक अर्धनग्न फकीर को इतना स्वागत और इतना एक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना और एक बराबरी के स्तर पर बैठकर बात करना देखना वास्तव में क्या है कि आगे एक अद्भुत है। ये वो ध्यान रखेंगे साथियों कि गोलमेज सम्मेलन पहला ऐसी चीज थी जहां क्या है कि अंग्रेज लोग हैं, जहां अंग्रेज भारतीयों को बराबरी का रूप देते हैं। क्या देते हैं? बराबरी का अधिकार देते हैं, बराबर बैठकर बात करते हैं, बराबर का समझने का प्रयास भारतीयों को करते हैं, वो गोलमेज सम्मेलन है। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को क्या कहा है? अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर कहा, ये इन्होंने कहा। अब देखिए ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है, इसमें भी कोई बात नहीं बन पाती, क्योंकि एक तो स्वराज की बात होती है। स्वराज की बात को क्या करते हैं, देखिए यहां ध्यान रखेंगे, इस सम्मेलन में क्या हुआ कि एक तो जो स्वराज का मुस्लिम लीग ने विरोध किया।
किसने विरोध किया? मुस्लिम लीग है, ये स्वराज का विरोध करती है, विरोध किया। और दूसरा, संघ में देशी रियासतों को सम्मिलित न करने का विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी ने किया, ये बड़ी बातें थी। इसके अलावा अन्य भी थी। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अब असफल हो गया तो गांधी जी के भारत लौटे हैं, और भारत लौटकर गांधी जी ने क्या कहा? भारत लौटकर गांधी जी ने कहा, क्या कहा? गांधी जी ने ये कहा है कि हाँ, ये सही है कि मैं असफल हुआ हूं, यानी सफल नहीं हुआ हूं। हाँ, ये सही है कि मैं सफल नहीं हुआ हूं, पर आपने जो मेरे हाथ में झंडा दिया था, उस झंडे को मैंने झुकने नहीं दिया, और उस झंडे के सम्मान को मैंने नहीं गिरने दिया। ये गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं सफल नहीं हुआ हूं, सफल नहीं हुआ हूं, परंतु आपने जो मुझे झंडा दिया, मुझे झंडा दिया, उसे मैंने गिरने नहीं दिया। सॉरी, गिरने की जगह हम कहें कि झुकने नहीं दिया, तो ये ज्यादा सही रहेगा। झुकने नहीं दिया, वह आपके सम्मान के रक्षा की। ये कौन कहते हैं? ये गांधी जी कहते हैं। अब देखिए साथियों, गांधी जी यहां आ जाते हैं और आकर हमारे तत्कालीन वायसराय हैं लॉर्ड वेलिंगटन, इनसे मिलने का समय मांगते हैं, और लॉर्ड वेलिंगटन इनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भारत, क्योंकि अब इरविन चेंज हो गए थे, इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन आ गए थे, कि भारत के किस वायसराय ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था? तो ये क्या वेलिंगटन कर देते हैं। और इसके बाद गांधी जी क्या है, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, ज्यादा सफल नहीं होता। पीछे क्या है कि पीछे कम्युनल अवार्ड होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रेमजे मैकडोनाल्ड के बीच में, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। और यरवदा जेल में जब इनको पता चलता है कम्युनल अवार्ड का, तो ये क्या करते हैं, ये वहां अनशन प्रारंभ कर देते हैं। और अनशन प्रारंभ करने के बाद में कुछ लोगों के प्रयासों से ये इन दोनों के बीच में, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है। और उसके बाद में ये कुछ एक बातें रही हैं कि गांधी जी ने पुणे शुरू किया है, वेलिंगटन से मिले हैं, पूना पैक्ट हुआ है। पूना पैक्ट से पहले क्या है, कम्युनल अवार्ड आया है, सांप्रदायिक पंचायत आया है। इन सभी की बात हम कल की चर्चा में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे साथियों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।